सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं देश के ऐसे मौलाना से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विवादित टिप्पणी की है। आप सोच कर देखिए, जो फैसले सबूतों, वर्षों की दलील और बहस के बाद होते हैं, उन फैसलों पर खुद को इस्लामिक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ बताने वाले मौलाना ने प्रहार किया है। इसलिए इनकी बात करना तो बनता है। मौलाना महमूद मदनी, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनके पद की अगर बात करें तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। मथुरा, ज्ञानवापी, अयोध्या मंदिर वाले फैसलों पर विवादित टिप्पणी की है उन्होंने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने वाले मौलाना की नजर में आखिर जिहाद की परिभाषा क्या है, वो इसे किस चश्मे से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबरी, 3 तलाक, मथुरा, ज्ञानवापी समेत कई मामलों और इससे जुड़े फैसलों का जिक्र किया है। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए आज हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी के विचार को हर एंगल से आपके सामने रखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि माननीय कहना क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो देश के मुसलमानों से चाहते क्या हैं। 8 पॉइंट में आप समझिए मौलाना महमूद मदनी ने कैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी की है। ये कहा है कि ज्ञानवापी विवाद सुनवाई के लायक ही नहीं था। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी सुनवाई के लायक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों ने 1991 के वर्शिप एक्ट की अनदेखी की है। मदनी के अनुसार अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। सरकार के दबाव में मामलों को सुनवाई के काबिल समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को मौलाना मदनी ने संविधान का ख्याल रखने की नसीहत दी है। मदनी ने यह भी कहा कि संविधान का ख्याल नहीं रखने पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि यह संविधान में मिले अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है। आप सुनिए मौलाना ने क्या कहा है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी के विचार विशेष हैं, टिप्पणी मजहबी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने जिहाद शब्द की परिभाषा दी। ये कहा कि कुरान के अनुसार ये कर्तव्य है, लेकिन देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इसे अलग अलग रूप देकर नफरत फैलाते हैं। ऐसा भी मौलाना मदनी का कहना है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद को लेकर विवादित टिप्पणी की जाती है, गलत ट्रेंड चलाया जाता है। लव जिहाद कहा जाता है, थूक जिहाद कहा जाता है, जमीन जिहाद कहा जाता है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया है। मौलाना के ऐसे शब्द और ऐसे विचार पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कई मौलाना भी इनकी टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं। कई नेताओं का तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को मौलाना के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। नारे तकबीर! आज सीधा इन्होंने स्वीकार कर लिया कि न हम भारत के शासन तंत्र को मानेंगे, न भारत की न्याय व्यवस्था को मानेंगे, न भारत के कानून को मानेंगे। ये इस तरह की बकवास करके मौलाना आज भी भारत के अंदर रह रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इस बारे में स्पष्ट कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान ये बिल्कुल झूठ पर आधारित है। सच्चाई कुछ और है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। ना तो सरकार कोई गलत कर रही है और ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ये
दोनों ही एक निष्पक्ष रूप से फैसले दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। कट्टरता का भाव देख लीजिए। उन्होंने कहा क्या कहने से हम वंदे मातरम बोलेंगे, क्या कहने से सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला बदल रहा है, कहने से। तो कहने का भाव है शुद्ध रूप से कट्टरपंथी इस्लाम के विचार के मानने वाले, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबके सब आतंक को बढ़ावा देने वाला भाव और मानसिकता रखते हैं और कुछ नहीं। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, कौमी यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल हो, बाबरी, मथुरा और ज्ञानवापी जैसे गंभीर फैसलों पर बात हो, तो राजनीति तो होनी ही है। कई नेता ये कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी का भाषण भड़काऊ और विभाजनकारी है। आप सुनिए मौलाना के बयान पर सियासी तापमान कैसे बढ़ चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मौलानाओं के भाषण में हमेशा जिहाद शब्द उभर कर आता है। इसमें उनका पाकिस्तान प्रेम साफ झलकता है। हमारी सरकार को ऐसे मौलानाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए। अदालत अगर सरकार के दबाव में काम कर रही होती तो जो बाबरी इशू है, जो उस पे पूरा फैसला राम मंदिर का अदालत से हुआ है। अदालत इंसाफ देने के लिए होती है। 3 तलाक की आप चर्चा करते हैं, मुसलमान बहनों को आपने कहाँ नीचे हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अपने भाषण में मौलाना महमूद मदनी ने एक आंकड़ा भी पेश किया जिसकी चर्चा भी हर जगह हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में 10% लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के फेवर में हैं, 30% ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो खामोश हैं। मुसलमानों को चाहिए कि जो 60% खामोश लोग हैं उनसे बात करें, अपनी बात को उनके सामने रखें, अपनी चीज़ों को उन्हें समझाएं। अगर ये 60% लोग मुसलमानों के खिलाफ हुए तो फिर देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मौलाना के भाषण में एक और शब्द का जिक्र हुआ जो पिछले कई दिनों से देश में ट्रेंड कर रहा है, खासकर सियासी गलियारों में इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। वो शब्द है वंदे मातरम। इस पर भी मौलाना का बयान सुनने वाला है। आप सुनिए उन्होंने वंदे मातरम पर क्या कहा और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में हम सांस ले सके, ताकि हम स्वतंत्र हो सके। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां इस वक्त काफी हलचल है। सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो एक बार फिर तख्ता पलट जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। 4 दिन पहले अफगान मीडिया ने दावा किया कि जेल में इमरान खान की हत्या हो गई है। इस दावे को 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक भी इमरान खान की कोई जानकारी नहीं है। पीटीआई के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़कों पर हैं। असली मोर्चा इमरान खान की बहनों ने संभाला है।
इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा खान पिछले कई दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं। सीधे सीधे मुनीर को चुनौती दे रही हैं। यानी अब ये लड़ाई इमरान खान की बहनों और आसिम मुनीर के बीच है। किसी को नहीं पता आखिर इमरान कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। पाकिस्तान में हर किसी को यही अंदेशा है कि कहीं मुनीर ने इमरान खान को अपने रास्ते से हटा तो नहीं दिया। इस बीच इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर इमरान का एक बाल भी छुआ गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी बहन नौरीन नियाजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने TV9 से बात करते हुए कहा कि इमरान को कुछ हुआ तो सब मिट जाएंगे। नौरीन नियाजी ने कहा कि हमें इमरान खान की बहुत चिंता हो रही है। पहले भी इमरान की जान लेने की कोशिश हुई है। फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरान ताकत के नशे में चूर हैं, लेकिन वो इमरान को नुकसान पहुंचाने की ना सोचें, क्योंकि अगर इमरान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। पहले आप इमरान खान की बहन के साथ TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए, फिर नियाजी परिवार के धमकी लॉन्चर से डरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाल भी आपको दिखाएंगे। इमरान खान की मौत का सच क्या है, इसी पर बात करने के लिए उनकी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको शक है कि आपके भाई की जान चली गई है, इस शक के पीछे की बुनियाद क्या है और आपके साथ क्या क्या इस दरमियान हुआ है? खुलकर आप अपनी बात को रखिए। देखिए, इसमें तो अभी हमें नहीं पता। यकीनन बिल्कुल सच हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये ऐसा कोई कदम उठाएं। आपको क्या लग रहा है इमरान खान को लेकर, जो जानकारियां आप तक हैं वो क्या बता रही हैं आपके भाई के बारे में? नहीं, बस वो तो ये कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने तो कोई ना बात बताई है, ना हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। और इनके पास कोई ये जेल मैन्युअल के मुताबिक भी नहीं ये कर सकते उनके साथ। और जो जज हैं उन्होंने भी इनको कहा हुआ है कि भी आपने मुलाकात भी करवानी है, मिलाना भी है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बहुत ख़राब हो गया कि जब इन्होंने जुडिशरी में वो लेकर आए, तरमीम कर दी। अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है आपको, क्या वजह बताई जा रही है? कोई वजह नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। आपको पता है यहाँ पे कोई नहीं बता रहा, क्योंकि जेल का इंतज़ाम एक कर्नल के पास है और कर्नल की जो मर्जी आती है वो करते हैं। इमरान खान को लेकर आ रही खबरों से उनके समर्थक गुस्से में हैं। 2 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिससे पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों बेचैन हैं। मुनीर ने किसी भी कीमत पर इमरान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन को कुचलने के आदेश दिए हैं। उन्हें डर है कि इमरान समर्थक मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी निशाना बना सकते हैं। इसी को लेकर अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें पूरा प्लान बनाया गया। और प्लान ये कि प्रदर्शन की इजाजत लेना जरूरी कर दिया जाए, ताकि हिंसा होने पर इमरान समर्थकों को दोषी ठहराया जा सके। वैसे इस प्रदर्शन के दौरान सुसाइड अटैक की भी आशंका जताई जा रही है। रावलपिंडी की सड़कों पर सेना की तैनाती कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की रावलपिंडी में एंट्री बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद की सुरक्षा भी सेना के हवाले है। इमरान की पार्टी PTI के सभी नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है। आखिर इमरान खान को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। कोर्ट का आदेश था कि इमरान का परिवार हर मंगलवार और गुरुवार उनसे जेल में मुलाकात कर सकता है, लेकिन पिछले 25 दिन से इमरान के परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान की सेहत को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है। कुछ PTI नेताओं की इमरान से मुलाकात तय थी, जिसे रोक दिया गया। इतना विवाद बढ़ने के बाद भी इमरान की कोई नई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया गया है। इमरान की बहन जब 25 दिन पहले उनसे मिली तो इमरान ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। ये कहा था कि मुझे या तो आज़ादी मिलेगी या फिर मौत। पाकिस्तान में अब यही चर्चा है कि अगले 72 घंटे में क्या होगा। जैसे जैसे सरकार इमरान खान से जुड़ी जानकारी देने से बच रही है, वैसे वैसे आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी UN की, जिसकी स्थापना तो दुनिया के गंभीर से गंभीर मामलों का निपटारा करने के लिए की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगता है मानो UN का काम बस बयान जारी करना रह गया हो। दुनिया में कहीं भी कोई मामला हो, फिर चाहे युद्ध हो, मानवाधिकार उल्लंघन हो, UN सिर्फ चिंता व्यक्त कर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है। जिस UN का गठन वैश्विक मुद्दों को सुलझाने वाले संकट मोचक के तौर पर हुआ था, वो अब एक ऐसे चिंता गुरु बन गया है जो हर मुद्दे पर सिर्फ चिंता जाहिर करता है।
संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नए मामले पर चिंता व्यक्त की है। ये मामला भी पाकिस्तान से ही जुड़ा है। पाकिस्तान में हाल ही में किए गए संवैधानिक संशोधन पर फील्ड मार्शल मुनीर को असीम शक्तियां दी गईं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पैदा करने वाला बताया है। पाकिस्तान के संविधान संशोधन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस कदम से सेना का दखल बढ़ेगा और सरकार की भूमिका कमजोर होगी। ये कहने के बाद चिंता गुरु यूएन ने अपनी आंखें बंद कर ली। पिछले कुछ वर्षों में यूएन ने ऐसे ही कई मामलों पर चिंता जाहिर की है। किसी भी मसले के पहले स्टेज पर चिंता व्यक्त की जाती है। मामला गंभीर होता है तो यूएन गहरी चिंता जताता है। जब बात हाथ से निकलती हुई दिखती है तो तत्काल कार्रवाई वाली चिंता व्यक्त होती है। जब कोई हल नहीं निकलता तो यूएन कहता है कि हम चिंतित हैं लेकिन मजबूर हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन, वैश्विक आतंकवाद, अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार और पाकिस्तान में तानाशाही वाले कानून पर यूएन ने चिंता जताई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। चिंता गुरु यूनाइटेड नेशंस के बाद देसी खबरों की बात करते हैं, जहां विपक्षी दलों में एसआईआर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक एसआईआर पर बंगाल में राजनीतिक बवाल हो रहा था। अब एसआईआर का मुद्दा यूपी की राजनीति में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनके कुछ नए आरोपों और दावों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। वैसे तो आज वीकेंड है, लेकिन नेताओं के लिए कई बार वीकेंड भी कामकाज वाले होते हैं। आज का शनिवार कुछ ऐसा ही है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एसआईआर को हथियार बनाकर चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, वो तनाव में है। हालांकि अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर एक एक कर 5 बड़े हमले किए। एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। बीएलओ की लगातार मौत पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। देश में लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। काम के दबाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या क्या कह रहे हैं, फिर इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखेंगे। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के मलिहाबाद में कार्यरत बीएलओ विजय कुमार मल्होत्रा की मौत के बाद शुरू हुआ। बीएलओ विजय कुमार की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनके पति बीएलओ के काम से बहुत तनाव में थे। इसी तनाव से ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी धमकी देते थे कि काम तेज करो वरना एफआईआर कर देंगे। आज अखिलेश यादव ने इसी पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और इस मौके का इस्तेमाल बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए किया। एक तरफ बयानों से हमला है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एसआईआर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इसमें एसआईआर के दौरान 10 से अधिक बीएलओ की मौत का दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए।
मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। एसआईआर के जरिए पहले वोटों का अधिकार छीनने का प्रयास होगा, उसके बाद आरक्षण छीनने का प्रयास होगा, फिर संविधान प्रदत्त बाकी चीजें छीनने का प्रयास होगा, फिर जमीन जंगल सभी छीनने का प्रयास होगा, और आखिरी में आप नागरिकता छीन करके कहेंगे कि आप तो हमारे नागरिक ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मरे रिश्तेदार एसआईआर में जिंदा हो जाते हैं, और शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग, जिंदा लोग भी इसमें मरे साबित कर दिए जाते हैं। एसआईआर पर राजनीतिक एनकाउंटर के बीच आज कर्नाटक से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज आई। कुछ तस्वीरों और बयानों के जरिए ये दावा किया गया कि कर्नाटक कांग्रेस में ऑल इज वेल है। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच राजनीतिक सीज फायर हो गया है। इसकी आज 2 तस्वीर जारी की गई, जिसमें सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने पहले एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की खबरों की शुरुआत एक अचानक मुलाकात से शुरू हुई। सुबह करीब 10:15 पर यह खबर आई कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार नाश्ते के लिए सीएम सिद्धरमैया के आवास कावेरी पर पहुंचे हैं। यहां पहले से ब्रेकफास्ट तैयार था। दोनों आसपास बैठे और ब्रेकफास्ट खत्म किया। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। सिद्धरमैया ने लिखा कि डिप्टी सीएम के साथ ब्रेकफास्ट किया और संक्षिप्त में चर्चा हुई। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी एक पोस्ट किया और ये लिखा कि सीएम के साथ सुबह का नाश्ता हुआ और कर्नाटक की प्राथमिकता पर चर्चा हुई। इसके थोड़ी ही देर बाद करीब 11:15 पर दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धरमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, आज भी कोई मतभेद नहीं है, भविष्य में भी नहीं होंगे। ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई मतभेद न रहे। डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है, हम साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा, फिर इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು, ಆರೋಪಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಚಾಳಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ನಾನು DCM ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ as far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We have been a loyal soldiers of the party. We know the party is in a difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. कांग्रेस ऑल इज वेल करने की कोशिश में है और बीजेपी कह रही है कि अगर दोनों नेताओं का मामला सुलझा नहीं तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यानी अब तक जो मामला कांग्रेस के अंदर था, अब बीजेपी उसे राजनीतिक रूप से कैश करने की कोशिश कर रही है। Somebody wants DK Shivakumar as Chief Minister, somebody wants Siddaramaiah ji to continue, and somebody wants me to be the Chief Minister, and somebody wants somebody else. So you cannot stop the aspirations of the people. It is up to the High Command. All these developments are definitely watched by the High Command. They take note of these developments and they will resolve it. If you ever give a mandate to the Congress party,
their priority is never about the people nor solving people's problem. It is always about who will get power. So this is the politics of the Congress. Constantly fight for power, not because they want an opportunity to serve people, but because they want to loot, they want to exploit, and they want to amass wealth. Drama is going on. Ultimate drama final stage, what will it become? We are eagerly waiting. वाद विवाद तो खैर नहीं है, कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन होते रहते हैं और हमारा हाईकमांड हमेशा उसको सॉर्ट आउट करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी चोरी से सरकार निकाल ली थी, वो कोशिश करेंगे हर जगह लोगों को बरगला कर चोरी से कुछ करें, इसका होने वाला कुछ नहीं है। जिस हाईकमान की वो बात करते हैं, उसी हाईकमान ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई है पूरे देश में। अब कर्नाटक में भी वो हाईकमान उनके लुटिया डुबोने में कसर नहीं छोड़ेगा, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल कर्नाटक में सिद्धरमैया बनाम शिव कुमार की कहानी काफी पुरानी है। 2023 में चुनाव के बाद भी दोनों नेता सीएम पद की रेस में थे। तब 2.5 वर्ष के फॉर्मूले को लागू किया गया था, जिसके तहत 2.5 वर्ष के लिए सिद्धरमैया सीएम बने, फिर 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार को कुर्सी मिलनी थी। तब तक डीके अकेले डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। ऐसे में जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके शिव कुमार ने अपनी मांग हाईकमान तक पहुंचा दी, जबकि सिद्धरमैया अभी लंबा खेलने के मूड में दिख रहे हैं। इसीलिए मामला फंसा हुआ है और हर दिन नए नए बयान आ रहे थे। लेकिन आज दोनों नेताओं ने मुलाकात कर विवादों वाली आग में पानी डालने की कोशिश की है। लेकिन असली फैसला सोनिया गांधी के देश लौटने पर ही होगा। सिद्धरमैया सीएम बने रहेंगे या फिर डीके शिव कुमार का प्रमोशन होगा। सत्ता में अब बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले विमान पर आए रेडिएशन वाले खतरे की। एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर सोलर रेडिएशन का खतरा है, जो फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए एयरबस कंपनी ने सभी एयरलाइन कंपनियों से A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने को कहा है। इस खबर के बाद से विमान यात्रियों में ये सवाल ट्रेंड कर रहा है कि आखिर सोलर रेडिएशन क्या है। इस पर आज हमने सवाल जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। सोलर रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है। यूवी, एक्सरे और गामा किरणें इसकी वजह बनती हैं, जिससे विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर खराब हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गलत कमांड देना शुरू कर सकता है। पायलट को विमान की ऊंचाई या गति की गलत जानकारी मिलती है। साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लैकआउट और जीपीएस में गड़बड़ी भी संभव है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की सलाह दी गई है। आमतौर पर इसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन कुछ मामलों में 4 से 6 घंटे का वक्त भी लग सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सिर्फ A320 विमान को लेकर ही चेतावनी क्यों दी गई है। दरअसल 30 अक्टूबर 2025 को A320 विमान में इस गड़बड़ी का पता चला, जब नेवार्क जा रही एक फ्लाइट अचानक नीचे की तरफ झुक गई। कुछ यात्रियों को चोट भी आई। जांच में सोलर रेडिएशन से डेटा चैनल प्रभावित होने का पता चला, जिसके बाद ये चेतावनी जारी हुई। पूरी दुनिया में इससे 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत में इससे सिर्फ 338 विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर इंडिगो और एयर इंडिया के पास हैं। कुल मिलाकर 200 विमानों को ही सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए चिन्हित किया गया। आधे से ज्यादा विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। कल सुबह तक सभी विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस वजह से किसी फ्लाइट को रद्द नहीं किया गया है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स में 30 मिनट से 1 घंटे की देरी जरूर होगी। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें